हेलो, वेलकम स्टूडेंट। मैं अरुणा वाजपेयी आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर के फाइन आर्ट सब्जेक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। आज मैं आपको फाइन आर्ट्स की मीनिंग, टाइप्स ऑफ आर्ट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट्स, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्ट्स के बारे में बताऊँगी। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग की। आर्ट क्या है? तो सबसे पहले प्राचीन काल में ये जो शिल्प शब्द है, इसका प्रयोग इसी कला के लिए ही होता था। लेकिन कला शब्द जो है अंग्रेजी के आर्ट शब्द का हिंदी रूपांतर है, और इस कला शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द आर्स यानी कि आर्टम इससे हुई है। इन शब्द का अर्थ है सृजन करना, टू क्रिएट, टू प्रोड्यूस, सृजन करना और उत्पन्न करना। तो इस तरह से कला शब्द का अर्थ है किसी वस्तु का सृजन करना या उसकी नई आकृति बनाना। प्लेटो ने भी कहा है कि कला सत्य की अनुकृति है। अरस्तु ने भी कहा कि कला कल्पनीय है। हमारे जो भारतीय विचारधारा है उसके अनुसार कला शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो ऋग्वेद में मिलता है, और इसके बाद और भी वैदिक ग्रंथों में कला शब्द का प्रयोग हुआ है। भरत मुनि ने तो अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में कला शब्द का प्रयोग किया था। क्षेमराज भी कला के बारे में लिखते हैं कि कला वस्तु के स्वरूप को मोहक बनाती है और सुशोभित करती है। बात करते हैं कला के प्रकार की। कला के विशेषता की बात करते हैं पहले। तो कला में जो विशेषताएं हैं कि कला जो है ये सौंदर्य से जुड़ा होता है, और सौंदर्य जो है वो बाह्य सौंदर्य के साथ साथ आंतरिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति को भी कला में विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि ईश्वर सत्यम, शिवम और सुंदरम है। मनुष्य में ईश्वरीय अंश होने के कारण नर नारी के रूप को भी सुंदरतम रूप में चित्रित किया जाता है। कला भावनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम है। हमारा अगली विशेषता क्या है कि जो भी हमारी भावनात्मक अभिव्यक्तियां हैं उन सबको हम अपने कला के माध्यम से उकेरित कर सकते हैं, उससे बना करके उसका दिखा सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। कला जो है ये रचनात्मकता को बढ़ाती है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कला के अर्थ में कि टू क्रिएट करना, टू प्रोड्यूस करना, यानी कि सृजन करती है, और सृजन करने के लिए रचनात्मकता होनी चाहिए। कला जो है सांसारिक और सांस्कृतिक होती है, क्योंकि भौतिक सांसारिक विषय वस्तु को आधार बनाने की अपेक्षा धार्मिक विषयों, चरित्रों, महापुरुषों को ही चित्रित करने में अपनी कला की सार्थकता सिद्ध की है। अब हम बात करते हैं कला के प्रकार की। तो कला का प्रकार है यानी कि दो हैं, बेस के आधार पर दो प्रकार हैं। एक तो उपयोगी कलाएं हैं और दूसरी हैं ललित कलाएं। तो उपयोगी कलाएं जो हैं यानी कि जिन कलाओं का इस्तेमाल हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में प्रतिदिन जीवन पर्यंत करते हैं उन्हें हम लोग उपयोगी कलाओं की संज्ञा दी जाती है, यानी कि उनको उपयोगी कला कहा जाता है। हम बात करते हैं ललित कलाओं की। ललित कलाएं वे कलाएं हैं जिसमें कलाकार की अपनी अभिव्यक्ति होती है। इस कला के अंतर्गत काव्य, संगीत, चित्रकला और मूर्तिकला आती हैं। ये ललित कला है। अब बात करते हैं ये जो हमारी उपयोग के आधार पर उपयोगी कलाएं थीं और ललित कलाएं थीं। अब क्रिया के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, क्रिया के आधार पर हमारी कलाएं कौन सी हैं? एक है विजुअल आर्ट्स और दूसरी है स्पेशल आर्ट। विजुअल आर्ट जिसको दृश्य कला कहते हैं,
दृश्य कला इसके अंतर्गत वो आती हैं जिनका हम अपनी आँखों से, जिनको देख करके व्यक्ति प्रसन्न होता है, वो दृश्य कला है। शिक्षा शब्दकोश में कहा गया है कि दृश्य कला उत्पादों की कला है जिनका आँखों के माध्यम से अवलोकन या बोध किया जाता है। जैसे कि चित्रकला में मूर्ति कला है, मूर्तियों को देखकर आँखों से ही तो देखते हैं, तभी समझते हैं। और स्थापत्य कला। अब इसके साथ क्रिया के आधार पर दृश्य कला के साथ स्थानिक कला, स्पेशल आर्ट आती है। तो ये श्रव्य कला कहा जाता है। इसमें सुर और ताल की प्रधानता होती है। इसके अंतर्गत संगीत और काव्य कलाएँ आती हैं। अब ललित कला के प्रकार क्या क्या हैं, हम बात करते हैं ललित कला की। तो ललित कला में सबसे पहले हमारी आती है चित्रकला। चित्रकला क्या है, इसमें रेखा, रूप, रंग और आकार के साथ साथ भावाभिव्यक्ति को भी ध्यान रखा जाता है। इसमें रंग संयोजन है, रेखांकन है, आकार के अनुपात के साथ साथ जो हाव भाव हैं उन हाव भाव और चेष्टाओं का भी चित्रण किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं मूर्ति कला की। मूर्ति कला की भी विशेष उपयोगिता है। मूर्ति कला में प्रतिभा और कौशल का बहुत प्रयोग किया जाता है। इसमें पत्थर, धातु, काष्ठ और मिट्टी के संयोग से विशेष अनुपात और अभीष्ट आकार, यानी कि जैसा आकार हम चाहते हैं उस आकार में किसी रचना का सूक्ष्मता से सृजन किया जाता है, उसको क्रिएट किया जाता है, उसको बनाया जाता है, मूर्ति कला है। संगीत कला की बात करते हैं। ये सबसे प्रभावपूर्ण कला है क्योंकि इसका बेस है नाद और स्वर। इसमें साधना का बहुत महत्व है, तभी इसमें पारंगति प्राप्त होती है, तभी हम इसमें कुशल हो पाते हैं। फिर बात करते हैं काव्य कला की। कलाओं में काव्य कला को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसमें भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का समन्वय है, क्योंकि काव्य में सत्यम, शिवम और सुंदरम की भावना है। इसीलिए पदलालित्य, संगीत सौष्ठव, शैली की रमणीयता और रसानुभूति से युक्त काव्य कला मनोरम होती है। इस तरह अब हम बात करते हैं कला के तत्व की। कला के तत्वों में सबसे पहले बात करते हैं हम रेखाओं की, जिसको लाइन कहते हैं, लाइंस। रेखाओं का कला में बहुत विशेष स्थान है, क्योंकि रेखाएं जो हैं वो कला में अपना पूरा योगदान देती हैं। कागज़ पर किसी भी भाव को व्यक्त करने के लिए रेखाओं का प्रयोग होता है। अगर रेखाएं ही अस्तित्व में नहीं होती तो किसी भी भाव को व्यक्त करना बड़ा कठिन हो जाता। इसीलिए रेखाओं को कला का आधार माना गया है। जब दो बिंदुओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है तभी रेखा उत्पन्न होती है, तभी रेखा बनती है। फिर हम बात करते हैं रंग की। तो कला का मुख्य तत्व रंग है। इसका भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रंग जो है ये प्रकाश का अन्य रूप है। जब किसी वस्तु पर रोशनी पड़ती है, प्रकाश पड़ता है, तभी उस वस्तु के रंग की जानकारी हो पाती है। अंधेरे में तो पता ही नहीं चलता इसमें कौन सा रंग है। जब उसमें कोई रोशनी होती है या प्रकाश पड़ता है तभी पता चलता है कि इसमें कौन सा रंग प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं रूप और बनावट की, यानी कि रूप और आकार कैसा है। तो रूप और आकार के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो भी रूप हम बना रहे हैं उसका आकार समुचित होना चाहिए, सुडौल होना चाहिए। यानी कि हर चीज़ का रूप, एक रूप संयोजन विधिवत होना चाहिए। और जब रूप संयोजन विधिवत होगा तभी आकार होगा, तभी बनावट होगी। और बनावट के लिए भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि जो भी चीज़ बनाई जाए वो बिल्कुल सुसंगत हो, यानी कि जो कला में बनावट बहुत ही विशेष स्थान रखती है।
किसी भी वस्तु की सतह की डिजाइन या उसकी संरचना ही बनावट कहलाती है, क्योंकि हमारे प्रकृति में बहुत सी चीज़ें हैं जो अलग अलग बनावट रखती हैं। जैसे पत्तियों की बनावट अलग होती है, पेड़ों की अलग होती है, पर्वतों की और पत्थरों की सतह की बनावट भी भिन्न भिन्न होती है। तो इस तरह हम लोग कला के तत्व में रंग, रेखा, रूप, आकार और बनावट का खास ध्यान रखते हैं। अब बात करते हैं रेखा के प्रकार की। रेखा कैसी होती है? तो रेखाएं देखिए कैसी होती हैं। पहली बात तो सीधी रेखा होती है। जब सीधी रेखा बनाते हैं तो सीधी रेखा होती है। वक्र रेखा होती है जो कि टेढ़ी होती है, और तिरछी होती है जो कि तिरछी होती है, या तो ऊर्ध्वाकार हुई या फिर नीचे की तरफ से रेखा गिरती हुई होती है तो तिरछी रेखा हो जाती है। और जब बीच बीच में वो टूट टूट कर बनाई जाती है, जैसे हम लोग डैश 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 लिखते हैं, तो वो रेखा होती है टूटी रेखा होती है। तो इस तरह रेखाएं भी अलग अलग तरह की होती हैं। अब रंगों के प्रकार की बात करते हैं हम लोग कि रंग कैसे होते हैं। भाई सबसे पहले हमने देखा कि जो रंग है वो हमको प्रकाश की रोशनी में ही हमको उनका आभास हो पाता है। तो रंगों के प्रकार भी हैं। प्राथमिक रंग, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग वो होते हैं, प्राइमरी कलर वो होते हैं जिनको किसी दूसरे रंगों को मिला के नहीं बनाया जा सकता। इनको मौलिक रंग भी कहा जा सकता है। ये प्राथमिक रंग होते हैं 3: लाल रंग, पीला रंग और नीला रंग। इनमें हम किसी दूसरे रंग को मिला करके हम लाल, पीला, नीला नहीं बना सकते। लेकिन जब लाल, पीले, नीले से दूसरे रंग बनाते हैं तो वो रंग होते हैं हमारे द्वितीयक रंग, यानी कि सेकेंडरी कलर। प्राथमिक रंग में क्या करते हैं कि दूसरे रंगों को नहीं मिलाया जा सकता, और सेकेंडरी कलर्स जो हैं इसमें रंगों के मिलाने से बनाने वाले रंग जो हैं वो द्वितीयक होते हैं। जैसे कि हरा रंग है, नीले में अगर नीले रंग में जो प्राथमिक रंग नीला है, इसमें अगर पीला मिला देते हैं तो हरा बन जाता है। लाल रंग में पीला मिला देते हैं तब नारंगी बन जाता है। तो और नीले में जब लाल मिला देते हैं तो इस तरह से बैंगनी रंग भी बन जाता है। तो द्वितीयक वो होते हैं जो हमारे प्राथमिक रंगों के मिलाने से बनते हैं। प्राथमिक रंग हमारे हैं लाल, पीले और नीले, और जो सेकेंडरी कलर हैं वो हैं जैसे हरे, नारंगी, बैंगनी। तो ये नीला, आसमानी, पीला, हल्का पीला, नारंगी, लाल, बैंगनी, ये सब हमारे द्वितीयक रंग होते हैं। अब बात करते हैं गरम रंग की। गरम का मतलब जिनको देखने से उष्णता प्राप्त होती है, वो रंग गरम रंग कहलाते हैं। सर्दियों में हम लोग गर्म रंगों के कपड़े पहनते हैं, उष्ण रंगों के कपड़े पहनते हैं, जैसे कि लाल, पीला, नारंगी, धानी, ये सब रंग गरम है, क्योंकि ये लाल रंग के सहयोग से जो रंग बनते हैं वो गर्म रंग कहलाते हैं। अब बात करते हैं ठंडे रंग की। ऐसे रंग जिनको देखने से आँखों में शीतलता प्राप्त होती है, जो रंग नीले रंग के सहयोग से बनते हैं वो ठंडे कहलाते हैं, क्योंकि आसमान कैसा है, नीला है। आसमान में देखने से शीतलता प्राप्त होती है, और गर्म रंग जो है वो कैसा है, लाल है। सूर्य हमारा कैसा है, लाल रंग का। सूर्य से उष्णता प्राप्त होती है, इसलिए वो गर्म रंग है। और ठंडा रंग है जो शीतलता प्रदान करते हैं, जैसे कि नीला रंग है। तो नीले रंग के सहयोग से जो भी रंग बनेंगे वो ठंडे रंग कहलाए जाएंगे। नीला, हरा, आसमानी, धानी यानी कि जिसमें हरा और पीला मिलाते हैं तो धानी रंग होता है। अब हम बात करते हैं कला के सिद्धांत की, क्योंकि बिना सिद्धांत के किसी भी जो विषय है उसका अध्ययन हो पाना अनिश्चित हो पाता है। इसीलिए हम लोग जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें उसके सिद्धांत जो होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कला के सिद्धांत में संतुलन की, क्योंकि कला में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। कोई भी आकृति बनाते हैं
तो उसमें बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो उसके जो दूसरे जो नकारात्मक परिणाम है वो सामने आते हैं। आकृति में जो मुख्य चित्र के अधीन जो भी सहयोगी चित्र अंकित करना है उसमें संतुलन बहुत ज़रूरी है। अगर संतुलन नहीं होगा तो उस आकृति में प्रभावशीलता कम हो जाएगी। तो कला में हम लोग संतुलन स्थापित करने के लिए संतुलन स्थापित करते हैं रेखाओं में, आकृति में, रंगों में, तान संतुलन करते हैं और परिप्रेक्ष्य। तभी हम कला में आकृतियों का सृजन करते हैं। अब संतुलन के बाद बात करते हैं प्रभुत्व की। ये भी सिद्धांत बहुत अधिक महत्व रखता है क्योंकि चित्रों के बनाने में मुख्य आकृति को प्रमुखता दी जाती। कौन सी हम मेन आकृति बना रहे हैं, जैसे कि गुलाब बनाते हैं तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि गुलाब की आकृति कैसी है, तभी उसका प्रभाव होता है। तो जब हम आकृति को प्रमुखता देंगे और फिर उससे संबंधित हमारी जो पंखुड़ियाँ हैं उनको फिर हम ध्यान देते हुए उन आकृतियों को कम महत्व देते हुए फिर हम बनाते हैं, तो प्रभाविकता का सिद्धांत जो प्रभुत्व का सिद्धांत है ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रमुख आकृति का आकार और स्वरूप को सशक्त रूप से प्रयुक्त किए जाने के लिए आकृति जो गौण आकृति है उसको अलग अलग किया जाए। सबसे पहले प्रमुख आकृति पर ध्यान देते हैं, फिर बात करते हैं लय। कला में वस्तुओं, चित्रों, इनकी आकृति बनाने में लय के सिद्धांत का विशेष ध्यान रखा जाता है। आकृति के विभिन्न अंगों में क्रमबद्ध सौंदर्य परिलक्षित होता है, इसीलिए कलाकार निश्चित क्रम में आकृति की पुनरावृत्ति करके व्यवस्थित लय उत्पन्न कर सकता है। अब हम बात करते हैं एकता सिद्धांत की। इस सिद्धांत के अनुसार आकृति के जो अलग अलग अंगों का जो स्वाभाविक गति है उसको एक में पिरो करके उसे एकत्व प्रदान किया जाता है। एकत्व प्रदान करने से जो आकृति के विभिन्न अंग हैं उनमें सीरियलाइज क्रमबद्ध तरह से सौंदर्य भी दिखने लगता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं व्यावसायिक कला की। भाई कला का हमारे जीवन में उपयोग क्या है? कला तो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, लेकिन अब व्यावसायिक कला के लिए भी हमारा उपयोग है। इसमें सबसे पहला है विज्ञापन में। विज्ञापन में हम लोग जो भी प्रयोग करते हैं वो कला के द्वारा ही तो चित्रित किया जाता है। तो कला से जो भी पेंट और चित्र और जो भी छपाई होती है कला के माध्यम से उसका प्रयोग हम लोग विज्ञापन के लिए करते हैं। व्यापार में उपयोग करते हैं, जिससे कि जब विज्ञापन में हम लोग प्रयोग करेंगे उससे व्यापार बढ़ेगा, और जब व्यापार बढ़ेगा तो जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका प्रचार प्रसार होगा और उन प्रोडक्ट की खपत होगी। और इसके लिए क्या होगा, फिर डिज़ाइन तैयार किया जाएगा, आर्ट में डिज़ाइन वर्क होगा। अब हम बात करते हैं कला के महत्व की। तो सबसे पहले हम बात करें कि कला का जो है हमारे रोज़ के जीवन में बहुत अधिक महत्व है। आत्माभिव्यक्ति करना, आत्मानुभूति की सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तित्व विकास करता है, क्योंकि जब कला के माध्यम से हम लोग काम अपना कलात्मकता का प्रयोग करेंगे, हमारा जो सृजन करेंगे उससे हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा, रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा। कोई भी चीज़ बनाएंगे, जिसकी भी रचना करेंगे उससे रचनात्मकता को भी बढ़ावा मिलता है, सांस्कृतिक ज्ञान मिलता है। क्योंकि जो सौंदर्य के लिए, जो अभिव्यक्ति के लिए हम लोग कुछ भी बनाएंगे उससे हमारी सांस्कृतिक ज्ञान बढ़ेगा। और सबसे मुख्य महत्व है मानसिक शांति प्रदान होती है। जब हम अपने जीवन में कला का प्रयोग करते हैं, कला के माध्यम से हम अपने मन के जो भी हमारे चित्र हैं उनको उकेरते हैं, तो उससे हमारे अंदर शांति की भावना आती है और हमको मानसिक शांति प्राप्त होती है। जैसे कि संगीत सुनने से भी मस्तिष्क शांत होता है, उसी प्रकार कला से भी शांति मिलती है। थैंक यू। आज इतना ही पर्याप्त है इसमें।
अब मैं आपको अगले चैप्टर के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।